दोस्तों, चुनावी माहौल है, जनता के पास भी प्रचार करने का समय नहीं है, तो भला नेताओं के पास कैसे होगा। और हम लगातार अलग अलग पार्टियों के अलग अलग नेताओं के पास पहुंच रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब चुनावों के जो दिन हैं, जिस दिन मतदान होंगे, वो बहुत ही उनमें जल्द आने वाला है। ऐसे में नेता किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं कि चुनावों वाले दिन लोग इनके पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। अभी मेरे साथ उम्मेदवार बेनीवाल हैं, बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी। हालांकि कुछ दिन पहले उम्मेद जी का इंटरव्यू किया था और कई सारी बातें जानने की कोशिश की थी, लेकिन उस दिन से अब दिन तक राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं हैं कि उम्मेदवार दिन ब दिन लोगों के दिलों में बस रहे हैं, अलग अलग जगहों पर जाकर के चुनाव प्रचार कर रहे हैं और लोगों की उम्मेदवार के प्रति सिंपैथी भी बढ़ रही है। उम्मेद जी से जानते हैं कि इन दिनों में कैसे इन्होंने लोगों के पास गए हैं, कैसे अपनी पार्टी का प्रचार किया और अब वर्तमान में वो किस स्थिति पर अपने आप को पाते हैं। उम्मेद जी, स्वागत है द खटक पर आपका। नमस्कार सिरा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अच्छा, क्या चल रहा है उम्मेद जी, कैसा प्रचार चल रहा है? देख रहे हैं दिन रात मेहनत कर रहे हो। देखिए ये धार की पहचान का चुनाव है और यहाँ मारवाड़ की पहचान का चुनाव है, अपनी भाईचारे का चुनाव है और ये चुनाव जनता खुद लड़ रही है। प्रत्येक कांग्रेस पार्टी और आरएलपी पार्टी का कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके लगे हुए हैं। वो खुद जनता जब खुद इंटरेस्ट लेके तैयारियों के साथ में चुनाव लड़ती है, वही चुनाव इंटरेस्टिंग होता है। और हम पूरा आश्वस्त हैं, कांग्रेस पार्टी आश्वस्त हैं और ये चुनाव कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आएगा और जनता पूरा पूरा आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को देगी और अपने भाई को देगी। तो उमेश जी, क्या लगातार आप जा रहे हैं लोगों के बीच में, क्या बातें सामने आ रही है? लोग क्या उम्मीद लगा करके बैठे हैं, उम्मीदों के उम्मीद से? देखिए लोगों की तो बहुत उम्मीदें हैं। अपना जैसे धार मारवाड़ क्षेत्र हमेशा जो पिछड़े इलाकों में से था और मरुस्थली इलाका है और यहाँ हर आदमी की अपेक्षाएं बहुत बड़ी होती हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि उनकी अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरने का पूरा प्रयत्न करें। इसके साथ साथ जो हमारा विजन है एजुकेशन के सेक्टर के अंदर एक क्रांतिकारी बदलाव लाना, जो स्मार्ट एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से। एजुकेशन की बात करें तो कई सारे हम वीडियो देखे, आपके गांव की स्कूल का एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। बहुत ही शानदार तरीके से आपने स्कूल को वो किया है। क्या सोच रखते हैं आप एजुकेशन को लेकर? लगातार आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं, कहाँ अंदर एक खटक है कि यार ये चीज़ हो जाए ताकि इस क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो आगे हर क्षेत्र में बढ़े? देखिए मेरा ये मानना है कि शिक्षा का मंदिर है जो जहाँ बच्चे भगवान का रूप होते हैं और पढ़ने के लिए स्कूल के अंदर जाते हैं, तो स्कूल से बड़ा कोई पुण्य कार्य नहीं हो सकता। जैसे अपन धार्मिक प्रोग्राम में भाग लेते हैं, सामाजिक प्रोग्राम करवाते हैं, मंदिरों के अंदर करवाते हैं, वो करवाना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ मेन अपना मकसद है कि अपनी स्कूल की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। जैसे ये तो शुरुआत ही थी। मेरा ये एक उदाहरण है कि मैंने जो गांव की स्कूल, गांव के सहयोग से जो बढ़िया स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग बनाई है और उसके अंदर स्मार्ट एजुकेशन, स्मार्ट बोर्ड वगैरह जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की शिक्षा पद्धति जो बच्चों को मिले, तो ये प्रयोग है एक ये। और पूरे ज़िले के प्रत्येक गांव के प्रत्येक एक स्कूल के अंदर ऐसा होना चाहिए और ताकि अपने प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। बच्चे होनहार है, होशियार है, लेकिन आज के ज़माने में जिस स्टैंडर्ड की शिक्षा की आवश्यकता है वो प्रत्येक गांव और ढाणी तक जाए और ये एक क्रांतिकारी शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव आए। इसके लिए मैं प्रयत्नरत हूँ और आगे भी प्रयत्न करते रहेंगे। इसके अलावा शिक्षा की आपने बात करी और आपका विज़न एकदम क्लियर है कि भी शिक्षा, जो बच्चे यहाँ के टैलेंटेड हैं वो आगे बढ़ने चाहिए, उनको अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। इसके अलावा क्या कमियाँ दिख रही हैं बाड़मेर जैसलमेर में? उम्मेदवार बेनीवाल अगर सांसद बन जाते हैं तो सबसे पहले शिक्षा के अलावा वो सब काम है जो आपके जहन में चल रहे हैं? शिक्षा के अलावा दूसरा सबसे बड़ी समस्या यहाँ पानी की है। यहाँ मारवाड़ के क्षेत्र के अंदर घी से ज़्यादा पानी की अहमियत रही है। जब ये हमने खुद ही महसूस किया, जब स्कूल जाते थे तो खुद के मटके से पानी लेके आते थे और उसके बाद में स्कूल तैयार होके जाना करा तो घर वाले हमारे यही कहते थे कि पानी वेस्ट मत करो, जो गंदा पानी है उसको भी स्टोरेज करके रखते थे और पशुपालनों को पिलाने के लिए। तो पानी की बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो मेरा ये प्रयास रहेगा
कि इंदिरा गांधी कैनाल और नर्मदा कैनाल को आपस में जोड़ के एक प्रोजेक्ट के तहत इसकी कैपेसिटी बॉर्डर क्षेत्र को पानी से हरा भरा करना, और माही बांध का पानी जो राजस्थान के हिस्से का आज से 15-20 साल पहले मिलना चाहिए था, वहाँ की संघर्ष समिति उच्चतम न्यायालय में अपने पक्ष में कोर्ट में केस भी जीत चुकी है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि माही बांध का पानी जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके जालोर, सिरोही, जोधपुर का हिस्सा और पूरा बालोतरा, अभी बालोतरा जिला अलग हो गया, बालोतरा का क्षेत्र और कुछ बाड़मेर का क्षेत्र, बैतूल वगैरह जिसमें सारा आ जाता है, उनके प्रत्येक किसान के खेत तक सिंचाई का पानी जाए, इसके लिए दिन और रात करके प्रयत्न करेंगे। उमेश जी, जब चुनावी मैदान में आए, इस लोकसभा की टिकट मिली, उससे पहले कहीं ना कहीं आपके मन में था कि पूरा लंबा क्षेत्र है और कैसे होगा, चुनौती होगी, लेकिन जिस तरीके से अब आप जा रहे हैं, चाहे जैसलमेर के हम वीडियो की बात करें, हमने देखे, गुड़ामालानी के देखे, चाहे शिव के आपके वीडियोस देखे, काफ़ी जनता का प्यार मिल रहा है। इतनी उम्मीद थी आपको? बिल्कुल, मुझे पूरी भरोसा था, क्योंकि ये जनता की भावनाओं के अनुसार ये चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। बाकी चाह के आदमी कोई कुछ भी नहीं कर सकता जब तक लोगों का मन नहीं हो। पर इस बार पूरे बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा के लोगों का मन है कि कांग्रेस पार्टी को वापस सत्ता के अंदर लाना है और अपने भाई के ऊपर आशीर्वाद देना है। क्या मानते हैं, कौन सा एरिया जो है जहाँ पर अभी आप वर्तमान को खुद को बहुत अच्छा मजबूत मानते हो, और कुछ क्षेत्र ऐसे जहाँ पर जाके और मेहनत करने की आवश्यकता है? देखिए, अभी आज की तारीख में तो सारी विधानसभा क्षेत्र, जैसे 8 विधानसभा क्षेत्र पड़ रहे हैं, और हमें आठों की आठों विधानसभा में लीड की स्थिति में है। कहीं थोड़ा ज़्यादा है, कहीं कम है, बट सब जगह आज की स्ट्रांग पोजीशन के अंदर है, और जनता का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा और बड़े मार्जिन के साथ कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। चुनावी बातें और आपके पक्ष की बातें हो गई, अब कुछ आपकी पर्सनल बातें करेंगे, फिर अपन विपक्ष पे जाएंगे। उमेश जी, आपने बताया कि मैं खुद पानी के घड़े लेकर के आया हूँ, क्या क्या संघर्ष किए हैं, कुछ संघर्ष की कहानी, क्योंकि लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं कि वो भला व्यक्ति जिसको आज कई लोग हमारे साथी भी मिलते हैं कि यार वो, उसमें एक नेता वाली छवि दिखती नहीं, एक सामान्य व्यक्ति कैसे जीवन जीता है, सामान्य बात करते हैं, वैसे हैं उमेश जी। आपका संघर्ष क्या रहा था, क्या क्या संघर्ष के बारे में कहना चाहिए? देखिए, मैं वैसे साधारण किसान परिवार से हूँ, और मेरे पिताजी खेती का काम करते थे, और मैंने भी शुरू से ही जब 8th क्लास में आया, उस समय ही मैंने खेती का काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया। मैंने खुद के हाथ से खेती की हुई है, हल चढ़ाया हुआ है, ऊँट के पीछे, बैल के पीछे हल चला के खेती की हुई है, और ऊँट के ऊपर पानी की पखाल, गाड़ी, ऊँट गाड़े पे टंकी, ये सारे काम किए हुए, खेजड़ी के लूंग लेके आना, पशुओं की सेवा करनी, गायें भेड़ बकरियां चरानी, सारे काम किसानी के किए हुए हैं। आप पुराने ज़माने में आप पता होगा कि अभी भी है कि जो संज बड़ी बोलते हैं, अपने घर के घर के बाड़े बनाना, और घर को जो संजते हैं ना, जो झोंपड़े का संज है, उसकी वो तक के सारे काम, बड़ी बटना है, सड़े निकाल के चारपाई बनना, ओडी है, किनारा है, सब मतलब ये सारे काम मेरे हाथ से किए हुए। ऐसे कोई चारपाई बुनना। अच्छा, आपके ऊँट पखाल वो टंकी थी क्या आपके खुद की? हाँ, बिल्कुल, टंकी अभी भी पड़ी है, तो गार्डन। वो अपने घर के लिए थे या गाँव में भी टंकियाँ डालते थे कि भाई? गांव में भी डालते थे, जैसे पड़ोसियों की जहाँ पानी की ज़्यादा समस्या होती थी, उनके भी डालते थे, और खुद पहले खुद का करते थे पानी के लिए। गाँव में उस समय जिसके पास टंकी होती थी ना, ऊँट गाड़ा और टंकी, उसकी बड़ी अहमियत में होती थी पूरे गाँव में। बिल्कुल अहमियत होती थी, और बीच में आर्थिक स्थिति हमारे परिवार की ठीक नहीं थी। एक बार की बात है, जब मेरे पिताजी के साथ में मैं साहूकार सेठ जी के यहाँ गए थे बाजरी लाने के लिए, तो पिताजी ने बोला कि 2 बोरी बाजरी दे दो। तो सेठ ने बोला कि पैसे उधार ज़्यादा है, अभी 2 है नहीं, अब 1 ही बोरी ले जाओ। तो ऐसी स्थिति थी, और ऐसी स्थितियों से हम गुजरे हुए हैं, तो हमें पता है कि आम आदमी की क्या परेशानी है। उसके बाद में बात करें तो फिर आप 8वीं तक, आपने कहा कि 8वीं जब मैं पढ़ रहा था तब खेत में काम करना, पिताजी का हाथ काम में बटाना मैंने शुरू कर दिया था। उसके बाद कहाँ पढ़ाई की? उसके बाद में मेरे बुआ जी का घर है हीरा की डानी, वो स्कूल के पास था, और गांव से स्कूल हमारी दूर ज़्यादा थी, तो वहाँ बुआ जी के घर पे रह के 10वीं की पढ़ाई मैंने हीरा की डानी से की, और 10वीं की पढ़ाई के साथ साथ में वहाँ भी मैंने खेती की, एक अलग से खेती करके उसमें 3 क्विंटल बाजरी, अधियारा जो कहते हाँ, हैं। अधियारा टाइप, वो बुआ जी का खेत था, और मैंने वो खड़ाई की थी, जिसको ट्रैक्टर वाले थे सत्ताराम जी, तो उनको बोला जो डोके होते हैं ना, वो खड़ाई के रूप में आप ले जाना, और बाजरी खड़ाई के पैसे दूंगा नहीं, डोके आप ले जाना। हाँ, तो मेरी अरु से मैं मिलनसार रहा हूँ, और हर एक प्रत्येक आदमी ने मेरी मदद की है।
तो हमेशा आगे बढ़ते रहे। उसके बाद में गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो बलोदरा फैक्ट्रियों के अंदर मजदूरी करने गया। और 9th की छुट्टियां हुई तब मैं वहाँ गया। गुजरात के अंदर दाल मिल, भास्कर दाल मिल है गुजरात, वहाँ दाल मिल का काम किया, नमक की पैकिंग का काम किया। और 12वीं तक यही सिलसिला चलता रहा। पढ़ाई के साथ साथ खुद की मजदूरी करके मैंने पढ़ाई की। और भाई भी मजदूरी करते थे और इतने सब परिवार ज़्यादा सक्षम था नहीं। धीरे धीरे समय के साथ में परिवर्तन आता गया और सब आगे बढ़ते गए। और 12वीं करते ही जस्ट 95 के अंदर 12वीं का रिजल्ट आया था जुलाई की फर्स्ट वीक में। और अगस्त के सेकंड वीक में यहाँ दिल्ली पुलिस की भर्ती आई। मैं दिल्ली पुलिस में बतौर कांस्टेबल भर्ती हो गया। ट्राई की थी फौज में जाने की, तो वहाँ भी 1-2 भर्ती में सिलेक्शन हो रखा था। पहले उससे पहले कॉल लेटर दिल्ली पुलिस का आ गया, तो दिल्ली पुलिस की ज्वाइनिंग की दिसंबर 95 में। और 10 साल बतौर कांस्टेबल दिल्ली पुलिस की नौकरी की। तो नौकरी पे करने से ये भी अनुभव हुआ कि एक फ़ौजी की क्या तकलीफ़ है, एक पुलिस वाले की क्या तकलीफ़ हो सकती है, एक ऑफिसर किस स्टेज में स्ट्रगल ऑफिसर से करना पड़ता है, ऑफिसर की क्या मजबूरी होती है जो पॉलिटिशियन से अपने समाज के अंदर किस तरह से कॉम्बिनेशन बैठा के आगे चलना पड़ता है। तो वो मतलब तमाम सारे चीजें आपने देखी है, सारे किसान देख लिया, मजदूर देख लिया, नौकरी करके भी देख ली, हर वर्ग को आप हाँ समझते हैं। हाँ, नौकरी के बाद में व्यापार करके भी देख लिया। अपने बिजनेस की शुरुआत ही मैंने व्यापार दिल्ली की क्यों मन में आई आपको? 2000 आप कह रहे हैं कि 10 साल नौकरी करने के बाद हमने व्यापार शुरू देखिए, दिल्ली पुलिस की नौकरी करते करते मुझे वहाँ मेरा इच्छा थी कि ऑफिसर बनने की। और आगे मैंने दिल्ली पुलिस में रहते हुए 12th के बाद में ग्रेजुएशन भी मैंने किया। 2000 के अंदर ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। और फिर ट्राई की हुई 1-2 साल कंपटीशन के आगे देने की, IPS IAS बनने की, लेकिन उस दिशा में मामला जमा नहीं। और उस दिशा में जाने से प्रयास किए, लेकिन वो इर्द गिर्द भी नहीं थे जिसके। तो फिर मैंने ये बिजनेस का रास्ता चुना कि व्यापार। तो नौकरी का इस्तीफा देकर मैंने अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया हैंडीक्राफ्ट का। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस क्षेत्र में गया संघर्ष करने के बाद सफल जरूर हुआ हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अब राजनीति में भी यही हाल है। ये ऐसा ही है राजनीति में। जब 2010 के अंदर मैं कोलोन के अंदर था जर्मनी में, वहाँ एग्जीबिशन लगा हुआ था, हैंडीक्राफ्ट का व्यवसाय मैंने शुरू किया था 6 से 10 तक। तो 10 में फिर गांव वालों ने बोला कि आपको सरपंच बनाएंगे, घर आओ। लेडीज सीट थी और मेरी मिसेज को गांव वालों ने सरपंच के लिए खड़ा कर दिया। फिर मुझे आना पड़ा वहाँ से। और फिर जीत हुई, एक तरफा जीत हुई। और 10 से 15 मेरी मिसेज सरपंच रही गांव में। और गांव का भी अच्छा काम किया, प्रत्येक गांव वालों का मन जीता वहाँ पे। और खूब दबा के नरेगा के अंदर प्रत्येक गांव ढाणी तक रोड पहुंचाने का काम किया। और जो भी ज़रूरतमंद लोगों की थी उसकी मदद की। और एजुकेशन के साथ स्कूल के साथ में भी अटैचमेंट था, तो जो हर ज़रूरत की चीज़ हम पूरा करने की कोशिश की। और इसके बाद में फिर थोड़ा हैंडीक्राफ्ट वाला धंधा डिस्टर्ब हो गया। तो फिर कौन से साल की बात कर वो रही है? 10-11 के अंदर। तो फिर कंस्ट्रक्शन के काम में आ गए। सोलर नया फील्ड आया था। और सोलर का जब वाप के अंदर बड़ा इवेंट हुआ था, फारूक अब्दुल्ला जी, अशोक गहलोत जी वहाँ आए थे। अच्छा। और एक सोलर प्लांट का शुरुआत की थी। उसी प्लांट का काम मैंने ही किया था। उसके बाद में फिर सोलर फील्ड में 7-8 साल कंटिन्यू अच्छा काम किया। और उसके बाद में 18 के बाद की स्थिति तो आपको सब पता ही है, उसको क्या बताएं, लोगों को भी पता ही है। अच्छा, उमेश जी, बायतू से जो चुनाव हारते हैं विधायक का, वो मंत्री बनते हैं, सांसद बन जाते हैं। देखिए, हुआ है ऐसा 2-3 बार। और अब तो आगे लोगों की जैसी इच्छा होगी वैसा होगी। लेकिन जो आम लोगों की, ज़्यादा लोगों की मन की भावना होती है, वो कहीं न कहीं सही साबित होती है। चलो उमेश जी, अब क्या लग रहा है चुनावी मैदान में? बीजेपी से कैलाश चौधरी हैं और पूरी की पूरी भाजपा है, वो चाहे दिल्ली हो, जयपुर की हो, वो यहाँ जुट गई है अपने प्रत्याशी को मजबूत करने के लिए। दूसरी तरफ रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय हैं, वो भी लगातार चुनावी मैदान में। उम्मीदवार राम बेनीवाल अपनी चुनौती किसको मानते हैं? बीजेपी को, निर्दलीय को, या फिर दोनों को? देखिए, अब बाड़मेर जैसलमेर की जनता है, उसने तय कर लिया कि इस बार तो कांग्रेस पार्टी को मजबूती देनी है और अपने भाई पे आशीर्वाद बनाना है। तो चुनौती वाली कोई बात नहीं है। एक तरफा माहौल है। कांग्रेस के सामने निर्दलीय और बीजेपी वाले दोनों के वोट मिला के कांग्रेस के पक्ष में मतदान, बाड़मेर जैसलमेर की जनता ज़्यादा मतदान करेगी। आप ये कह रहे हैं कि उन दोनों को जितने वोट मिलेंगे उससे ज्यादा मेरे अकेले को मिल जाएंगे। बिल्कुल मिलेंगे, ऐसी लग रहा है, लोगों की भावना है। हाँ। बाकी प्रयास तो कर रहे हैं बीजेपी में भी। अब लास्ट में जाके क्या होता है वो अभी समय और परिस्थितियों का कोई पता नहीं चलता। लेकिन फिलहाल दोनों एक दूसरे को ये बताने में साबित कर रहे हैं कि असली बीजेपी हम है, जो देशभक्ति की बात करने वाले, राष्ट्रवाद की बात करने वाले
और हिंदुत्व की बात करने वाले, वो एक बड़ा धड़ा एक साइड में निर्दलीय एक साथ में खड़ा है कि बीजेपी हम हैं, और दूसरी साइड में बीजेपी की लोग वो कह रहे हैं कि हम मजबूत हैं, एक तरफा माहौल है, मोदी जी आ गए, फलान जी आ गए, वो आ गए, अभी योगी जी आ रहे हैं, बड़े बड़े कई सितारे आ रहे हैं, कोई स्टार प्रचारक का कह रहे हैं। लेकिन मैं तो यही मानता हूँ कि बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा की जनता से बड़ा कोई स्टार प्रचारक नहीं है, इससे जनता से बड़ा कोई सितारा नहीं है, और जनता ने इस बार तय कर लिया है कि कांग्रेस पार्टी को भारी मत से जिताना अच्छा, है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी की ए और बी टीम, अब कुछ सोशल मीडिया पर ये चल रहा है कि रविंद्र सिंह भाटी वो लंदन में राहुल गांधी से मिलकर आए, वहाँ कुछ ऐसे लोगों से भी मिले हैं। ये आपकी बात ध्यान में आई? नहीं, ऐसा मुझे पता नहीं है, और मिलने में क्या है, कोई किसी से मिल सकता है, लेकिन मुझे इस बारे में कोई पता नहीं है। इस बारे में चर्चा नहीं हुई है। अच्छा, कैलाश चौधरी के लिए जो जिस तरीके से बीजेपी के लोग लगे हुए हैं, उनको आगे लाने के लिए, उनको कैसे वो चुनावी मैदान में स्टैंड हो, उससे कुछ फ़र्क पड़ा है, आपको लगता है? देखिए, ये तो राजनीति के अंदर सब साम दाम दंड भेद चलता है, और वो प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ तो बीजेपी जो अपने आप को बीजेपी बताने वाले, राष्ट्रवाद की बात करने वाले, धर्म संकट में है बात करने वाले, राष्ट्र संकट में है बात करने वाले, वो धड़ा तो एक साइड है, और दूसरी साइड में भी कांग्रेस को कमज़ोर कैसे करें, उसके लिए बीजेपी ने ये कुछ लोगों को अलग से ध्यान भटकाने के लिए अलग से प्रयास कर भी रहे हैं, लेकिन ये सारे प्रयास, षड्यंत्र जनता के भावना के सामने सब धराशायी हो जाएंगे। और रविंद्र सिंह भाटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रविंदर सिंह भाटी चुनाव लड़ रहे हैं, और वो तो पांच उम्मीदवार थे, और बड़ा कंटेस्ट था, आपस में बिखराव था, तब उनका वो जीत गए, उन्होंने मेहनत की, लेकिन वो माहौल अब नहीं है, अब जनता समझ चुकी है, बड़ा चतर है, और उन्होंने जो वादा किया था रामचरितमानस की कसमें खा के कि घर घर तक पैदल जाऊंगा, कभी भी मेरा फ़ोन करना उठाऊंगा, और प्रत्येक आपका काम करूंगा, तो शिव के लोग ही मुझे मिले थे, और मिलते रहते हैं, वो खुद बता रहे हैं कि उन्होंने जो बातें की थी उसके ऊपर वो खरे नहीं उतर रहे हैं, और हमारी बात ही नहीं सुन रहे, तो ये तो बड़ा क्षेत्र है, अब लोगों को तय करना क्या करेंगे, लेकिन मुझे इतना विश्वास है बाड़मेर जैसलमेर की जनता के कि वो इस बार सही और सटीक निर्णय लेगी, सोच समझ कर लेगी, और अपने भाई के ऊपर पूरा आशीर्वाद देगी। अच्छा उमेश जी, हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर कई सारी टिक्का टिप्पणी चल रही है, आपसी भाईचारा खराब नहीं हो, ऐसे में एक आम लोग बाड़मेर वासी होने के नाते आपका क्या अपील है, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे उम्मीदवार? मैं सभी बाड़मेर वासियों को, थार वासियों को, मारवाड़ की जो अपनी पहचान रही है वो पहचान कायम रखे, जब अपना भाईचारा के नाम से जाना जाता है, आपसी बॉर्डर का एरिया है, फिर भी सभी धर्मों के लोग, सभी संप्रदाय के लोग आपस में भाई की तरह रहते हैं, और भाई से ज़्यादा पड़ोसी मान सम्मान रखता है, और दुख सुख दुख में काम आता है, तो ये भाईचारा हमेशा कायम रहना चाहिए। मैं आपके सोशल मीडिया के माध्यम से अपील करूँगा कि चुनाव है, अभी 10-15 दिन बाद में ख़त्म हो जाएंगे, पर हमारा भाईचारा सदियों चला है यार, आगे भी अपन भाई की तरह रहे हैं और आगे रहेंगे, तो चुनाव के अंदर प्लीज़ 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 माहौल ख़राब ना करें, और ऐसी किसी भाषा का प्रयोग नहीं करें जिसकी व्यक्तिगत या उसकी धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचे, या उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचे, ऐसी भाषा का प्रयोग न करें, चाहे सोशल मीडिया कमेंट के माध्यम से हो, चाहे आपसी बातचीत में हो, किसी के ऊपर अनलीगल कोई आरोप न लगाएं, और चुनाव चुनाव के तरीके से लड़ें, और असली मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ें। उमेश जी, काफ़ी अनुभव हो गया है आपको। मैं आपका इंटरव्यू 2023 में भी लिए, 18 में भी लिए, और अभी भी देखिए, अब देखिए पूरी एकदम सुलझी हुई, बहुत अच्छे से इस टाइप से बात कर रहे हैं। काफ़ी अनुभव, एक्सपीरियंस हो गया आपको। देखिए, आप जो लोगों से मिलते हैं तो आपसी एक दूसरे से चर्चा करते हैं, तो अनुभव तो निश्चित तौर पर बढ़ता ही है, और मेरा हमेशा सकारात्मक सोच के साथ में मैं जो भी करता हूँ, मेरे अंदर नेगेटिविटी की कोई भावना नहीं रहती है, और हमेशा सबके लिए अच्छा हो, और पार्टी के लिए अच्छा हो, जहाँ जहाँ खड़े हैं उन सबके लिए अच्छा हो, यही काम मैं करता हूँ। आखिर में एक सवाल मेरा है कि आप चुनाव को बड़े आनंद से ले रहे हो, आराम से चुनाव, कोई शिकन नहीं, कोई चिंता नहीं, मस्त आराम से जा रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, मेहनत कर रहे हो। हाँ, बिल्कुल, 2 चुनाव पीछे लड़े थे, उनका अनुभव है, वो इस बार और ज़्यादा काम आएगा। मेहनत की, 18 के अंदर सफलता के नज़दीक पहुँचे, फिर 23 में तो आश्वस्त थे, और कुछ और कॉन्फिडेंस भी था, ये तो चुनाव हमने जीता हुआ है। तो फिर मैच कुछ वोटों से ही खुश हारे। रह गए, और फिर क्या, लोगों के चुनाव के बाद में जो रिज़ल्ट आया ना, लोगों ने बोला कि उमेश जी
ये बहुत गलत हो गया, हमारा वोट नहीं लगा भाई, तू नहीं तो हम आपको जिता देते। अच्छा, बाहर के लोग भी कहने लगे। अब कहने लगे लोग, तो ये भावना थी और उनकी भावना के अनुसार ही ये निर्णय हुआ है, ऐसा जोग संजोग बना है। तो अब मैं उन सभी लोगों को बोलता हूँ कि अब आप कोई कसर मत छोड़ना, आपकी भावना ऐसी थी, इस वजह से शायद वो रिजल्ट नेगेटिव रहा, या मुझे जयपुर का रास्ता वो जयपुर तक जाने में कुछ अवरुद्ध थी, बाधाएं थी, और वैसे जयपुर से लगाव कम रहा है, दिल्ली से ज़्यादा रहा है, तो हो सकता है। अब दिल्ली का रास्ता तय करेंगे। हाँ, बिल्कुल लोगों के उम्मीद है, और मुझे आशा ही नहीं बल्कि लोगों को पूर्ण विश्वास है कि इस बार जनता का आशीर्वाद मिलेगा, कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी। बिल्कुल, ये उम्मीदवार राम जी हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि लोगों का भरोसा, आशीर्वाद मुझे मिलेगा और दिल्ली तक हम पहुंचेंगे। लेकिन बाड़मेर और जैसलमेर के चुनाव काफ़ी रोचक हो गए हैं। अब देखने वाली बात होगा कि 4 जून को परिणाम किसके पक्ष में आते हैं। धन्यवाद।